हेलो एवरीवन। तो जो हमारा पार्ट 1 था उसमें आई गेस हमने इससे पहले जो सेल जंक्शन वाला टॉपिक था उस तक कवर कर लिया था, राइट। आज हम कोशिश करेंगे कि सेल जंक्शन के आगे जितना भी टॉपिक जनरल फिजियोलॉजी में बचता है वो हम ख़त्म कर सकें। अब कोशिश ये रहेगी कि आपको ऑन सैटरडे और ऑन संडे हमको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आधे आधे पोर्शन में करवा करके हर सैटरडे को आपको 2 सैटरडे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए और बाकी जो डेज रहते हैं उसमें इन्हीं चैप्टर्स के जो हमने टॉपिक यहाँ पे पढ़े हुए हैं उसका आपको पार्ट मिल जाएगा, ताकि अगर आपको सेपरेटली कोई पार्ट देखना है तो आप उस पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने जो कवर कर लिया था वो था मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के अलावा एक मुझे बहुत अच्छा डाउट मिला था कि काजल दी आप ना टाइम स्टैम्प डाल दिया करो, तो ये ठीक है, अगली बार से मैं कोशिश करूँगी, ध्यान रखूँगी, बट हो नहीं पाता क्योंकि अभी याद रहता है जब रिसेंट किसी का कमेंट पढ़ो, किसी से सुनो, फिर बाद में भूल जाते हैं चलो तो स्टार्ट करें। अगर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों की, तो हमको जो सबसे पहले जानना है वो ये है कि ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर आपके पीजी पर्पस के लिए, मेरे पीजी पर्पस के लिए, बट ठीक है। एटीपी की डिस्कवरी के लिए वॉकर अंकल, बोयर अंकल, इनको अंकल है क्या आंटी मुझे जेन्युइनली ये भी नहीं पता, मैंने फ़ोटो खोल कर भी देखना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। इनका नोबेल प्राइज़ मिला था। ये हमारे यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको फ्लेक्स करना है कि काजल दी आई हैव सच अ ग्रेट नॉलेज ऑफ फिजियोलॉजी, आप ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, देखो ये बहुत ही कम टाइम पे एलएक्यू बनता है क्योंकि इसके एसएक्यू के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, एक है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और दूसरा रहता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये 2 इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाते हैं हमारे पास। ये हमारे एसएक्यू में फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ, बट एलएक्यू ऐसा नहीं पूछते फिर भी अगर आपसे एलएक्यू आता है तो फिर हम इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारा 11th-12th टॉपिक पढ़ा हुआ है बेस्ड ऑन। अब हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है, एटीपी पे, मतलब एनर्जी पे, ठीक है। एक ऐसा काम जिसमें आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा और एक ऐसा काम जो बिना एनर्जी लगाए हो रहा है। एग्जाम्पल, ऐसा काम जिसमें एनर्जी लगाना पड़ेगा इज़ आर पढ़ाई, और ऐसा काम जो बिना एनर्जी लगाए हो रहा है इज़ सोशल मीडिया, रील स्क्रॉल करना, स्टैंड अप कॉमेडीज देखना, दैट्स इट, ठीक है। तो एटीपी के रिक्वायरमेंट पे हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। अगर एटीपी प्रेजेंट है तो ये एक्टिव हो जाएगा, अगर एटीपी एब्सेंट है तो दिस विल बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इनके भी फर्दर टाइप्स है। पहले हम अगर ये देखें कि अगर एक्टिव और पैसिव की बात समझे, तो अगर किसी में एटीपी एब्सेंट है तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या काजल दी, पैसिव। पैसिव का मतलब है कि इसको एनर्जी नहीं चाहिए, ये काम बिना एनर्जी के हो रहा है, जैसे कि रील स्क्रॉल करना, इसमें एनर्जी थोड़ी लगती है, उसमें एनर्जी जाती है ना। अब अगर हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो हमेशा, अगर आप एनर्जी नहीं दे रहे तो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देना पड़ेगा, वो है कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट, आपका जो फ्लो होगा सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, वो हमेशा हाई टू लो होगा। वाह, एकदम राइम बन गया, राइट। चलो, हाई टू लो फ्लो होगा हमारा डायरेक्शन, ठीक। अब इसके भी टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है इसका हमारा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल नाम सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ही सिंपल सा है, इसको कोई लफड़े नहीं पसंद, ही और शी, मतलब दिस इज इंटरेस्टेड इन लिविंग अ सिंपल लाइफ स्टाइल। वाइल आता है फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड मतलब सिंपल का ही भाई है, लेकिन इसको हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि भैया प्लीज़ ट्रांसपोर्ट करवा दो। नॉन आयनिक मतलब ट्रांसपोर्ट जो होगा वो नॉन आयनिक फॉर्म में होगा, बट हमको जो एक्चुअल फॉर्म चाहिए वो आयनिक। तो कैसे होगा, हमने नॉन आयनिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करवा दिया, उसके बाद उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट करवाया वहाँ पे आयन प्रेजेंट है, मिक्सचर हुआ आयन का और वो आयनिक बन गया। और फाइनली आता है ऑस्मोटिक। ये हमारे किसके लिए है, ये है हमारे सॉल्वेंट भैया के लिए, राइट, सॉल्वेंट अंकल के लिए, ओके। वाइल अगर हम बात करें कि अगर एटीपी प्रेजेंट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा काजल दी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब एक्टिव में क्या होगा, अगर मैंने एटीपी नहीं दिया था तो मुझे रिक्वेस्ट था कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हाई से लो होना चाहिए। अब अगर मैं एटीपी दे रही हूँ तो मैं इसकी बात तो मानूंगी नहीं ना, तो मेरा अगर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन भी है तब भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मेनली उसी के लिए होता है। इसका सबसे एग्जाम्पल होता है मोटर, जो पानी का मोटर होता है, तो वो क्या करवाता है, जो हमारा वाटर है एकदम लैंड लेवल पे, ज़मीन के लेवल पे, उसको एकदम 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5th फ्लोर तक पहुंचाने के काम आता है, राइट। तो ये एक लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाने में मदद करेगा। नाउ इसके टाइप है, एक है प्राइमरी,
एक हाथ से पैसा दो, एक हाथ से पैसा लो, ठीक है। सेकेंडरी मतलब किसी एजेंट का यूज़ करना। और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी इसी का एक तरीका है, जिसके भी फर्दर टाइप्स है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। अब अगर हम बात करें सबसे पहले, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, ओके। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन की, सिंपल डिफ्यूजन, चलो नीचे आ जाओ, नीचे नीचे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे हमने देखा काजल दी, एटीपी नहीं चाहिए, ग्रेडियंट अलोंग द ग्रेडियंट। अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर देखो ये मेरा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया है, ये मेरा लो कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया है, तो अगर मेरा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होना चाहिए हमेशा, क्या होता है, पानी भी अगर देखो तो ऊपर से नीचे मतलब हायर फ्लो रीजन से लोअर रीजन की तरफ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो हाई फ्लो से लो फ्लो तक जाना इस, ये हमारा एक नॉर्मल किसी भी चीज़ का फ्लो है कि हायर टू लोअर जाना। अब अगर मेरा सॉल्यूट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अलोंग द ग्रेडियंट। वाइल अगेंस्ट द ग्रेडियंट क्या होता है कि अगर ये हाई सॉल्यूट है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर मैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहती हूँ तो इसके लिए मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो नेचुरल फ्लो होता है वो होता है हमेशा हाई टू लो। तो दिस इज अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अब अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन की, तो हमने बात किया था कि सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है काजल दी जो कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जा रहा है। जैसा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ऊपर से नीचे की तरफ, वैसा ही मेरा डायरेक्शन ऑफ सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट है। इसमें हमको एटीपी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स है, इसके फैक्टर्स के लिए हमको एक चीज़ समझना है कि जैसे हमने जब क्या पढ़ा था हमने टोटल बॉडी वाटर, तब हमारे फिक्स अंकल ने एक फॉर्मूला दिया था, यहाँ पे भी अंकल ने फिक्स लॉ दे दिया, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग चीज़ें बोलता है और इसके ऊपर हमारी बॉडी के काफ़ी स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी बहुत सारे डिसीज इसके ऊपर बेस्ड है। देखो सबसे पहले अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ना 100 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0 है, पर मैंने बोला कि जो ए वाला है ना, इसमें जो डिफ्यूजन है वो फास्ट है कंपैरेटिवली बी वाले के। अब क्या रीजन हो सकता है, इसका रीजन ये हो सकता है काजल दी अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम है तो कुछ और फैक्टर भी है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब वो फैक्टर क्या है, तो डिफ्यूजन फिक्स अंकल ने बोला मेम्ब्रेन के लिए कि मेम्ब्रेन में क्या क्या फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि कौन जो डिफ्यूजन है वो कितना फास्ट है कितना स्लो है, ठीक है। तो डिफ्यूजन सबसे पहले डिपेंड करता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, जो कि हमने देखा। अब मैंने अगर एग्जाम्पल लिया कि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट 100 का है, बट एक में फास्ट है एक में स्लोअर है, इसका मतलब जो दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है वो है सरफेस एरिया के। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, ठीक है। और तीसरा फैक्टर आता है जो कि है थिकनेस। तो अगर थिकनेस ज़्यादा होगा तो जो डिफ्यूजन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है ना, एक पतला सा मेम्ब्रेन है वो जल्दी डिफ्यूज करेगा और कंपैरेटिवली एक मोटा सा मेम्ब्रेन है, तो मोटे मेम्ब्रेन में अगर थिकनेस बढ़ गया तो डिफ्यूजन हो जाएगा कम, ठीक। तो अब अगर हम देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके काजल दी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के और सरफेस एरिया के। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके काजल दी, ये हमारे थिकनेस के ऊपर है, राइट। तो यही लिखा हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के, सरफेस एरिया के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के। अब ये तो हमने बात की मेम्ब्रेन से रिलेटेड, अब आता है सब्सटेंस से रिलेटेड। मैंने तुमको बोला कि एक सब्सटेंस, एक ये है एक ये है, दोनों का साइज है सेम, ठीक है, साइज है सेम, तो कौन सा डिफ्यूज होगा फास्टर, या मैंने आपको बता दिया कि ए वाला फास्टर डिफ्यूज हो रहा है देन बी वाला। तो एक तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है साइज, अगर साइज छोटा है तो डिफ्यूजन फास्टर होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। इसके अलावा हाँ साइज छोटा है तो डिफ्यूजन फास्टर होगा, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि अगर साइज सेम कर दे तब भी एक का डिफ्यूजन दूसरे से ज़्यादा हो सकता है। द रीज़न इज क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। जो भी सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल होगा, फैट सॉल्युबल होगा, वो सब्सटेंस जल्दी डिफ्यूज करेगा एज कम्पेयर टू द सब्सटेंस जो कि या तो पोलर है, हाँ हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, नॉन लिपिड सॉल्युबल है, वो सब्सटेंस लेट डिफ्यूज करते हैं। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इससे बनते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स, जैसे सबसे पहला क्लिनिकल जो हम देखेंगे वो है इम्फाइसीमा। तो इम्फाइसीमा में क्या होता है, देखो जो हमारा नॉर्मल लंग है, ठीक है, उसका सरफेस उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे एल्वियोलाई हमारे बने हुए हैं। लेकिन इन केस ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग
ये जो सरफेस एरिया, ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब हमारे जो वॉल है एम्फाइसेमा लंग के वो डैमेज हो गए और अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। तो जब ये ऐसा स्ट्रक्चर था ना तो इसका सरफेस एरिया था बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अब ये स्ट्रेसा स्ट्रक्चर बन गया है तो इसका सरफेस एरिया हो गया है काफ़ी कम। तो सरफेस एरिया कम हो गया काजल दी तो डिफ्यूजन कम हो गया, क्योंकि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, राइट। तो बस इतना सा चीज़ है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिक्रीजेस इन केस ऑफ एम्फाइसेमा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। वाइल दूसरा क्लिनिकल कंडीशन आता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होगा, जो हमारा मेम्ब्रेन है, ठीक है, फाइब्रोसिस होने के कारण जो इसकी थिकनेस है वो समझो, अब ये मेम्ब्रेन कुछ ऐसा हो गया है एग्जाम्पल के लिए, तो अब इसका जो थिकनेस बढ़ गया है, तो हमने एक चीज़ पढ़ा है काजल दी कि थिकनेस ज़्यादा तो डिफ्यूजन कम, थिकनेस कम तो डिफ्यूजन ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे थिकनेस बढ़ने के कारण जो हमारा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये हमारा एक अगेन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है व्हेन इट कम्स टू डिफ्यूजन। ओके, नाउ इसमें भी कुछ नहीं है, हाँ बढ़िया। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन का ही तरीका, लेकिन ये थोड़े से काइंड ऑफ इनको चाहिए फैसिलिटीज़ कि मैं ऐसा हायर टू लोअर में ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा, मेरी इज्जत है अपनी, आई हैव माई पर्सनल ओन पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इनको ले जाने के लिए आते हैं करियर प्रोटीन। वैसे इनकी कोई औकात है नहीं, ठीक है, ना इनको एनर्जी देनी पड़ रही है ना कोई इन्वेस्टमेंट है, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है, ये गलतफहमी में, ठीक है। तो इनको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमको देना पड़ता है एक करियर प्रोटीन कि भाई ये आएंगे आपको, ये रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी आएंगे और ये आपको लेकर के जाएंगे, ठीक। इसका एग्जांपल देखो कि अगर ये मेम्ब्रेन है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे 10 सॉल्यूट है, यहाँ पे 0 सॉल्यूट है, तो सिंपल डिफ्यूजन में तो क्या था जल्दी ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे बिना किसी बेचारे एक्सपेक्टेशन के, डिमांड के। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या बोल रहा है कि यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, मैं जाऊंगा तो ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कोई ना कोई सहारा, सपोर्ट, तो दैट इज थ्रू करियर प्रोटीन और इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें भी हमको एटीपी तो देना नहीं पड़ रहा क्योंकि ये डिफ्यूजन है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होगा नहीं, अलॉन्ग द ग्रेडियंट ही है। बस एक चीज़ है, जैसे इसमें एग्जांपल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लू ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं। इसके अलावा फ्रुक्टोज, एफ से फ्रुक्टोज, एफ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फ्रुक्टोज हमने पढ़ा था जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे कि फ्रुक्टोज से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। एक्वापोरिन्स क्या होता है, एक्वापोरिन्स है वाटर चैनल्स, कुछ नहीं है, इनका नाम है, एक्वा मतलब वाटर, पोरिन मतलब पोर्स या चैनल्स, ठीक है। तो एक्वापोरिन वो पोर्स है, वो चैनल्स है जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट दैट इज काजल दी नॉन आयनिक डिफ्यूजन। नॉन आयनिक डिफ्यूजन मैंने आपको बताया कि हमको जो सॉल्यूट चाहिए वो, अगर मुझे एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया के डिफ्यूजन का, तो मुझे जो सॉल्यूट का काम है वो है NH4+, ठीक है, लेकिन NH4+ डिफ्यूज नहीं हो सकता। तो अगर डिफ्यूज नहीं हो सकता तो मैं इसको डिजायर्ड लोकेशन तक कैसे लेकर के जाऊंगी, है ना। इसीलिए क्या होता है कि पहले समझो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे मेरा अमोनिया है, बट मुझे इस मेम्ब्रेन के अंदर चाहिए अमोनियम, नॉट अमोनिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इस अमोनिया को एज अ गैस डिफ्यूज करवा लिया। अब डिफ्यूज करवा करके मैंने इसमें लगा दिया प्रोटॉन H+ और अब बन गया अमोनियम, और अमोनियम को जो मुझे यूज़ करना था मैंने कर लिया। तो नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करवा देंगे और फिर जा करके मेम्ब्रेन के अंदर उसको आयनाइज करवा दो। तो ये एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे अमोनिया, फिर हमने इसी अमोनिया को वैसे का वैसे ट्रांसपोर्ट करवा दिया, H+ लगाया, हमारे पास आयनाइज फॉर्म अमोनियम बन गया। सो दिस इज नॉन आयनिक डिफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल है अमोनिया, अमोनिया का ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है, और सेलिसिलेट, सेलिसाइक्लेट क्या बोलते हैं यार, सेलिसिलेट तो बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है काजल दी, ऑस्मोसिस का मतलब है सॉल्वेंट का, पहली बात तो ऑस्मोसिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए हम ऑस्मोसिस वर्ड यूज करते हैं और एक मेम्ब्रेन के थ्रू यूज करते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट इज ऑस्मोसिस। यहाँ पे सॉल्यूट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अभी तक हम देखते हैं हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ सॉल्यूट का रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, पर होगा ये भी हाई टू लो, क्योंकि हम अभी तक पूरा डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं जो कि ATP का
कहीं भी रोल अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लेके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ हमने क्या देख लिया काजल दी, सॉल्वेंट का, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहला हमको इसमें चाहिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरा हमको चाहिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसके भी टाइप है, इसका टाइप है एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस का मतलब है अंदर आना, एंट्री, ठीक है। एक्स ऑस्मोसिस, एक्सॉस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस ही बोलते हैं, हाँ एक्सॉस्मोसिस, ठीक है। एक्स का मतलब क्या होता है, एग्जिट, अरे वो वाला एक्स नहीं, एग्जिट वाला एक्स भाई, ठीक है। और दूसरा होता है आइसोटोनिक, ठीक है। तो एंड ऑस्मोसिस का मतलब है अंदर आना। अब पानी कब अंदर आएगा काजल दी, पानी अंदर आएगा जब दो कंडीशन, ठीक है। या तो यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन 1000 है और मेरे अंदर यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन 10 है, तो सीधी सी बात है हाई टू लो जाएगा। सेल का मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन परमेबल भी हो गया, तो 1000 to 10 ये एंड ऑस्मोसिस हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है, अगर ये सॉल्वेंट के केस में देखें तो डायरेक्ट है, अगर मैं सॉल्यूट के केस में आपको बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि काजल दी यहाँ सॉल्यूट है 10, यहाँ है सॉल्यूट 1000, तो सॉल्यूट यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन वैसे भी कम है, तो एक इस केस में भी हो सकता है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बताया जा रहा है और सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा हाई टू लो होगा। ऑस्मोसिस में हम सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखते हैं, फिर भी अगर आपको एग्जाम्पल के लिए समझना है कि अंदर 1000 सॉल्यूट है और बाहर 10 सॉल्यूट है, तो सीधी सी बात है हमको ज़्यादा अंदर सॉल्वेंट चाहिए कंपेरेटिवली बाहर ज़्यादा सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। लेकिन हम हमेशा ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक। नाउ एंडोस्मोसिस हो गया, अब आता है एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस का मतलब है कि काजल दी यहाँ मेरे 1000 वाटर मॉलिक्यूल है और यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल है, तो कहाँ जाएगा, हाई टू लो, तो 1000 से 10 की तरफ, दिस इज एक्सोस्मोसिस। अब आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है कि काजल दी मेरे यहाँ पे सेल के अंदर भी 100 वाटर है, सेल के बाहर भी 100 वाटर है, तो वाटर अंदर आएगा भी, वाटर बाहर जाएगा भी। इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर मूव नहीं करेगा, वाटर मूव करेगा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, लेकिन जो ग्रेडियंट है, जो फ्लो है, वो कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड द सेल। तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस है कि हाई वाटर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल वाटर, सॉल्वेंट कुछ भी ले सकते हैं, हाई वाटर मॉलिक्यूल टू लो वाटर मॉलिक्यूल पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। नाउ एक प्रेशर आता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला कि 1000 है और यहाँ 10 वाटर है, तो वाटर हमेशा 1000 to 10 की तरफ फ्लो करेगा। बट अब अगर मैं रोकना चाहती हूँ कि वाटर इधर फ्लो नहीं करे, तो मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि वो वाटर का फ्लो रुक जाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं कितना प्रेशर लगाऊं कि चाहे वो 1000 से 10 हो, चाहे वो 100 से 10 हो, लेकिन यहाँ पे ये मूव नहीं करे, तो मुझे वो फ्लो रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसी का एक सिग्निफिकेंस आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, राइट। तो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, मतलब ऑस्मोसिस के बारे में। नाउ कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अभी तक हमने क्या देखा काजल दी, कि अभी तक हमने जितने भी ट्रांसपोर्ट पढ़े, चाहे वो सिंपल पढ़ा, फैसिलिटेटेड पढ़ा, नॉन आयनिक पढ़ा और ऑस्मोटिक पढ़ा, ये चारों के चारों में मुझे एटीपी कहीं रिक्वायर्ड नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक रिक्वायरमेंट था कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हाई टू लो जाना चाहिए। फैसिलिटेटेड में मुझे मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन देना पड़ा और ऑस्मोसिस में मुझे सॉल्वेंट का मूवमेंट करवाना पड़ा। बस ये दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थे। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपको यहाँ पे एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई, हमको मोटिवेशन चाहिए, हमको क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, राइट, पढ़ने के लिए। तो एटीपी हमको चाहिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी चाहिए। रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे जब हम अपना क्या बोलते हैं मूवमेंट है, वो अगेंस्ट दी फ्लो कर रहे हैं। मतलब एक होता है मन के साथ चलना, जो कि इंस्टाग्राम का रील होता है, इंस्टाग्राम के रील की तरफ अट्रैक्शन है, और एक ये मन के अगेंस्ट जाना कि काजल दी मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन कल मेरा पीसीटी है, कल मेरा इंटरनल है, कल मेरा प्री यूनिवर्सिटी, तो मुझे आज बैठ कर पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मुझे चाहे मुझे 10 मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़े, चाहे मुझे मम्मी पापा का शक्ल याद करना पड़े, वॉट जो मुझे मोटिवेशन देने का काम कर रहा है वो चाहिए, क्योंकि यहाँ हम अपने मन के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोगों का मन होता है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है,
राइट। अब अंडरस्टैंड, अब एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि मैंने एनर्जी दिया, ठीक है, और मैंने ट्रांसपोर्ट करा लिया, बस सीधा साधा खत्म। ये है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मेरे पास खुद का चैनल है, मेरे पास एटीपीएस है, ठीक है, और इस एटीपीएस के थ्रू मैंने अपने एटीपी दिया, ट्रांसपोर्ट करवाया। कितना सिंपल है, जैसे सिंपल डिफिनेशन में था। बट आता है दूसरा इसका अगेंस्ट, या इसके थोड़ा सा मिलता जुलता तो नहीं है ये, वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव का ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, मैं पहले एनर्जी लगाऊंगा, ठीक है, एनर्जी लगा करके मैं मोटिवेशन जनरेट करूंगा, और मोटिवेशन जनरेट करके मैं पढ़ाई करूंगा। वाह, सही एग्जाम्पल है। तो हमने पहले अपनी एटीपी लगाई, मैं मोटिवेशनल वीडियो देखूंगी, उस मोटिवेशनल वीडियो से कुछ मेरे अंदर फायर जलेगा, या मुझे लगेगा कि पढ़ लेना चाहिए, ये टाइम वेस्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोडक्टिविटी और क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है। फिर उस मोटिवेशन से जो मेरे अंदर फायर या बर्निंग डिजायर आएगा कि चलो यार पढ़ लेता हूँ, आज तो पढ़ ही लेता हूँ, वो हमसे पढ़ाई करवाएगा इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और प्राइमरी मतलब किताब खोला, पढ़ने बैठ गए, बस। अब आते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के उसमें। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सीधी सी बात है कि मैं अपना एनर्जी दूंगा और मुझे ट्रांसपोर्ट करवा करके दे दो, खत्म। मेरे को कोई और झंझट बीच का नहीं चाहिए। एग्जाम्पल देखो कि अगर ये है मेरा सोडियम पोटेशियम पंप, तो ये मेरा सोडियम बाहर फेंकेगा, पोटेशियम अंदर ले आएगा, बस इतना ही काम है इसका। मैं एटीपी दे रहा हूँ, इस एटीपी से मेरे को पोटेशियम फेंक दो अंदर और सोडियम फेंको बाहर, दैट्स इट। इतना ही कॉन्सेप्ट है इस पूरे के पूरे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। सेम है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप। हाइड्रोजन आएगा अंदर, पोटेशियम जाएगा बाहर, हाइड्रोजन बनाएगा HCl, और ये HCl हमारे क्या आएगा, पेप्टिक क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में, इसका क्लिनिकल आ जाएगा पेप्टिक अल्सर। पर हमको ये यहाँ नहीं लिखना, वो तो GI वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज भी प्राइमरी एक्टिव का एग्जाम्पल है, कैल्शियम एटीपीज भी प्राइमरी एक्टिव का एग्जाम्पल है। बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव की। तो सेकेंडरी एक्टिव में क्या होता है काजल दी, सेकेंडरी एक्टिव में मैंने रिलाई किया मोटिवेशनल सोर्सेज पे, मोटिवेशनल सोर्सेज ने मुझे मोटिवेशन दिया, उस मोटिवेशन से का यूज करके मैंने पढ़ाई किया इस सेकेंडरी एक्टिव। मतलब मैंने सोडियम पोटेशियम पंप लगाया, जिससे मैंने मेहनत करके सोडियम को बाहर फेंका, पोटेशियम को अंदर लिया। अब ये जो सोडियम बाहर आ गया, इस सोडियम के साथ मैंने ग्लूकोज को अंदर भेजा, ये हो जाता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव। आया समझ में कि मैंने मेहनत कहाँ किया, सोडियम को बाहर फेंकने में। अब सोडियम अंदर जाएगा, सोडियम ग्लूकोज को खुद लेकर के चला जाएगा, दोस्त है अच्छे। ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सेकेंडरी टू एनर्जी ग्रेडियंट एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये अगर तुम्हें देखना है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज से या सोडियम पोटेशियम पंप से तुमने पहले क्या किया, एनर्जी ग्रेडियंट क्रिएट किया। ग्रेडियंट क्यों क्रिएट किया, सोडियम को बाहर फेंका, इससे सोडियम का ग्रेडियंट बना अंदर। अब क्या हुआ, ये सोडियम आने लगा अंदर, तो इसने अपने दोस्त ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवा लिया इस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कोई डाउट बच गया क्या? मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि प्राइमरी एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव में क्या डिफरेंस है, बट अब अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं, ये जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका भी टाइप है। टाइप कैसे है, अब अगर ग्लूकोज और सोडियम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज यूनिलेटरल डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट, ठीक है। तो दोनों जो सब्सटेंस है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इज सिम्पोर्ट। एग्जाम्पल हमने देखा सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर, जो कि है SGLT1 GIT में और SGLT2 PCT में, प्रॉक्सिमल ट्यूबल और एक GI सिस्टम में, ठीक। दूसरा आता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, जो कि हमारे थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में है, और सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ये कहाँ है हमारे पास, ये आता है हमारे थायराइड ग्लैंड में काम, ठीक है। हाँ, थायराइड ग्लैंड में काम आता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज थायराइड का सबसे प्यारा एग्जाम, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है आपके सिम्पोर्ट के। अब बात करें एंटीपोर्ट का, कि अगर तू अंदर जाएगा तो मैं बाहर आऊंगी, वी कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर,
वी कैन नॉट मूव टुगेदर, वी कैन नॉट थिंक टुगेदर इज एंटीपोड। ठीक है, व्हेन द सब्सटेंस मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज एंटीपोड। एग्जाम्पल है हैम्बर्गर फिनोमेना, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। व्हेन इट कम्स टू क्लोराइड शिफ्ट इन आरबीसी, क्या होता है कि जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है वो आ जाता है बाहर, क्लोराइड आयन चल जाता है अंदर, और ये बाइकार्बोनेट चला जाता है ब्लड में। ये हमारा पूरा का पूरा हैम्बर्गर फिनोमेना शॉर्ट में कहलाता है। ये हमारा एंटीपोड का एग्जाम्पल है। तो सिम्पोड मतलब साथ साथ में चलना, एंटीपोड इज ऑपोजिट, राइट। ठीक है, बस क्या बच गया। अब आते हैं बस नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखो ये पहले इतना एलक्यू में नहीं आता था, लेकिन अब आता है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में तो आया था यार। और ये एक लौता टॉपिक था, जैसे लग रहा था अरे यार ये तो नर्व, किसी किसी किताब में नर्व मसल फिजियोलॉजी में दिया हुआ है, तो ऐसा लग रहा था यार ठीक है नर्व मसल फिजियोलॉजी में देख करके जाएंगे। जब यूनिवर्सिटी देने गए एंड इट वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो फर्स्ट पेपर में था। तो कुछ कुछ क्लास का पढ़ाया हुआ गिब्स डोनन और वगैरह वगैरह तो याद था, वो लिख करके आ गए। अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी की कॉपी की जितना मुझे समझ में आया, वो बोर्ड जैसे रहता है कि आपको लिखना बहुत अच्छा आना चाहिए, यू शुड नो द वे ऑफ राइटिंग। मतलब मैं अगर मेरे पास पॉसिबल होगा ना तो मैं कभी आपको रुचि मैम के चेक नोट्स दिखाऊंगी, मतलब जो मेरी कॉपी चेक होती थी पीसीटी और इंटरनल के टाइम पे, वो दिखाऊंगी। द रीज़न इज़ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज कम है, हर स्टूडेंट हम खुद ही हम लास्ट मोमेंट तक कवर कर लेते हैं। दिक्कत पता है कहाँ आती है कि आपके और मेरे स्कोर में या मेरे और किसी और के स्कोर में जो रह जाता है वो ये है कि द वे यू राइट योर आंसर, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर। क्योंकि मैं एज अ एग्जामिनर या आप खुद एज अ एग्जामिनर होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि सामने वाले को कितना ज्ञान है। आपके पास एक ही तरीका है उसका ज्ञान जांचने का, वो है उसकी कॉपी। और वो भी जब कॉपी में नाम तक नहीं लिखा हो, कॉपी में सिर्फ रोल नंबर लिखा हो, कॉपी में सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखे, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो अब जब हम पढ़ते हैं दैट इज आरएमपी। आरएमपी के बारे में अगर हम देखें एक चीज़ कि हमारा जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है उसके दो पोटेंशियल है। जैसे हमारे दो पोटेंशियल है, एक है काजल दी सोना, नॉट ओनली इन जो हम बेड पे सोते हैं, एक वो भी सोना जो हम क्लास के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बट फिजिकली तो प्रेजेंट है अटेंडेंस के लिए, मेंटली सो रहे हैं, वो सोना रेस्टिंग स्टेट। और दूसरा होता है मेम्ब्रेन का क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम या नॉर्मल जब वर्किंग स्टेट है, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं ना। ठीक है, तो हमारा जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो दो चीज़ों से बनता है, दैट इज एक है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और दूसरा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सीधे शब्दों में तुम्हें समझना है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेम्ब्रेन एट रेस्ट। अगर मेम्ब्रेन रेस्ट कर रहा है तो उसका कितना पोटेंशियल है इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इससे तो कुछ नहीं है। अब हमको यही पता करने के लिए कि मेम्ब्रेन रेस्ट पर है तो मेम्ब्रेन को कितना पोटेंशियल लग रहा है, इस पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इसके जितने भी थ्योरीज है वो हमसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, रिलेटिवली स्टेबल मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इन क्वेशंट स्टेज। क्वेशंट स्टेज मतलब रेस्ट, जब सो रहा है। ठीक है, अभी डिपेंड कर सकता है क्योंकि हमारे मेम्ब्रेन अलग अलग है, हमारे किसी मेम्ब्रेन की थिकनेस अलग अलग है, किसी मेम्ब्रेन की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, किसी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी अलग अलग है। तो इसीलिए मेम्ब्रेन का जो परमेबिलिटी डिपेंड कर सकता है। जैसे आरबीसी में -10 है, वाइल अगर स्केलेटल मसल की बात करें -100 है। तो ये इनके आरएमपी है जो कि वैरी कर सकता है। अब हमारे जो आरएमपी है इसके दो टाइप है, एक जो है वो है फिक्स टाइप कि अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट होगा या -10 मिलीवोल्ट होगा। और दूसरा आता है ऑसिलेटिंग कि अगर मैं -40 मिलीवोल्ट पे हूँ तब भी रेस्ट कर रहा हूँ, -50 पे हूँ तब भी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, -60 पर हूँ तब भी रेस्ट कर रहा हूँ। तो ये होता है ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो दो तरह के मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक होता है फिक्स्ड या स्टेबल। तो फिक्स्ड में जैसे कि न्यूरॉन में हमने पढ़ा है बचपन से आज तक 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, जब से न्यूरॉन एक्सॉन न्यूरॉन पता चला था, क्या चैप्टर था, न्यूरल रेगुलेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। न्यूरॉन में -70 मिलीवोल्ट, स्केलेटल मसल में 100 मिलीवोल्ट या 90 बोल सकते हैं, और हार्ट के वेंट्रिकल्स में -90 मिलीवोल्ट। वाइल अगर हार्ट के ऐसे नोड्स में या जीआई के कजल सेल्स में देखें तो वो -60 से -40 मिलीवोल्ट के आसपास इसका आरएमपी वेरी करता है। मतलब अगर मैं 60 मिलीवोल्ट दिखा रही हूँ तब भी मैं रेस्ट पे हूँ, 50 मिलीवोल्ट तब भी रेस्ट, 40 मिलीवोल्ट तब भी रेस्ट। ठीक है, चलो अब अगर हम इसकी बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने टेढ़ा फोटो खींच लिया। देखो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले ना हमने देखा है बचपन से, मतलब अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन केस ऑफ
RMP, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली मिथ, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप कंट्रीब्यूट ही नहीं करता इतने ज़्यादा। रेदर सोडियम का कंट्रीब्यूशन सिंगल ज़्यादा होता है और पोटेशियम का कंट्रीब्यूशन एज अ सिंगल एंटिटी ज़्यादा होता है, और इन दोनों से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है क्लोराइड का, परमेबिलिटी भी ज़्यादा है क्लोराइड की। तो अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हेन इट कम्स टू पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम है मैम, परमेबिलिटी अगर तुम देखो तो क्लोराइड की परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर है पोटेशियम की और फिर है सोडियम की। सोडियम की कंपेरेटिवली कम है, ठीक है, इम्परमेबल होता है सोडियम। तो जो पोटेशियम आयन है उसका जो परमेबिलिटी है वो कंपेरेटिवली अगर हम सोडियम से कंपेयर करें तो ज़्यादा है, ठीक है, और इसका जो रेशियो रहता है वो होता है 1:35, मतलब 1 बाहर और 35 अंदर। सीधी सी बात है, कहाँ जाएगा 35 से 1 की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक। अब ये नस्ट पोटेंशियल दे रहा है -94 का या -90 का, तो इसको समझे, पेज देख रहे हो, ये है हमारा एक मेम्ब्रेन, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी थोड़ी सी पोटेशियम के लिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, ठीक। अब जो हमारा सोडियम मतलब पोटेशियम का रेशियो है वो है इनसाइड में 35 और आउटसाइड में 1, तो 35 है अंदर, बाहर है मेरा 1, ठीक। अब अगर हम बात करें कि जब 35:1 है तो जो हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा, मतलब मेम्ब्रेन होगा, वो कहाँ की तरफ जाएगा, आयन बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है। और ये पोटेशियम क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, तो पॉजिटिविटी का लॉस भी तो नेगेटिविटी है, राइट, पॉजिटिव आयन का लॉस भी तो वहाँ पे नेगेटिव आयन को क्रिएट कर रहा है, इसीलिए जो ये हमको पोटेंशियल देता है वो होता है -94 मिलीवोल्ट, ठीक। सेम अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के केस में उल्टा हो जाता है, सोडियम के केस में है 10 बाहर 1 अंदर, जिसके कारण सोडियम आता है अंदर, और ये क्या होता है, सोडियम अंदर आ रहा है तो जो हमारा चार्ज मिलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, पर सोडियम की परमेबिलिटी है काफ़ी कम एज कम्पेयर टू पोटेशियम, यही लिखा हुआ, एक बार देखे, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम, तो सोडियम इज स्लाइटली परमिएबल, इनसाइड आउटसाइड रेशियो, मतलब इनसाइड है 1, बाहर है 10, तो बाहर से आएगा अंदर की तरफ मतलब एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयन दैट इज कैटायन, देख रहे हो कैटायन नीचे पोटेशियम में कैटायन, तो इसलिए जिसका मिलीवोल्ट या नर्स पोटेंशियल है वो है -61 मिलीवोल्ट, ठीक। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास सोडियम का कॉन्ट्रीब्यूशन। वाइल अब कब बात करें पोटेशियम के कॉन्ट्रीब्यूशन, सोडियम पोटेशियम पंप के कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप एज अ यूनिट इसका कुछ खास रोल नहीं होता, ये कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ -4 मिलीवोल्ट का, वो भी -4 क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, मतलब 3 सोडियम बाहर जा रहा है, कंपैरेटिवली 2 पोटेशियम ही अंदर आ रहा है, तो थोड़ा अवॉइड तो रह गया ना, एक कैटायन तो बाहर ज़्यादा गया, इसीलिए जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है वो -4 मिलीवोल्ट का कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर तुम एक डायग्राम एक पेज में बनाना चाहो तो तुमको 3 बनाने हैं, दैट इज एक फॉर पोटेशियम, एक फॉर सोडियम एंड एक फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपेस। तो पोटेशियम जाएगा कहाँ दी, बाहर की तरफ, जिसका रेशियो है 35:1, ठीक है। सोडियम आएगा अंदर की तरफ, ये मेरा पोटेशियम है, ये मेरा सोडियम है, अंदर की तरफ आए क्योंकि इसका रेशियो क्या है काजल दी, 1:10, सही लिखा है ना मैंने, 35 अंदर, हाँ ठीक है। और दूसरा मेरे पास काजल दी सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज सोडियम गया बाहर, सोडियम कितने जा रहे हैं बाहर 3, पोटेशियम कितना अंदर आ रहा है 2, तो ये हमको कंट्रीब्यूट करता है -94 या -90 मिलीवोल्ट, ये हमको कंट्रीब्यूट करता है +61 मिलीवोल्ट, और ये हमको कंट्रीब्यूट करता है -4 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल, ठीक। तो अगर मैं इन तीनों को मिला दूँ काजल दी तो मुझे मेम्ब्रेन पोटेंशियल पता चल जाना चाहिए, नहीं, इसमें भी ट्विस्ट है। वाह, इसमें क्या ट्विस्ट है कि हमारे एक अंकल थे, कौन, गोल्डमैन अंकल। गोल्डमैन अंकल ने हमको बोला कि अगर हमारे पास पोलैरिटी अलग अलग है और भी चीज़ें जो डिफर करती है, परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की अलग है, तो हमारा जो ये जो पूरा का पूरा टोटल है वो भी चेंज हो सकता है, मतलब अफेक्ट हो सकता है। तो ये हमने देखा पूरा का पूरा, हमको आई होप आपको अब समझ में आ गया। अब बात करें क्लोराइड आयन की, तो क्लोराइड आयन का मेन रोल होता है स्केलेटल मसल में, जो कि पोटेशियम के कंपैरेटिवली 100 गुना ज़्यादा परमेबल है और सोडियम के कंपैरेटिवली 1000 गुना ज़्यादा परमेबल है। तो सबसे ज़्यादा क्लोराइड परमेबल होता है, फिर पोटेशियम और फिर हमारा सोडियम, और ये अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आने के कारण क्या करेगा, एंट्री ऑफ नेगेटिव आयन
इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट होगी, इसलिए -65 मिलीवोल्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, बट इसका मेनली रोल स्केलेटल मसल में। ठीक है, अब आया था सबसे पहले अंकल आए थे, दैट इज गोल्डमैन इक्वेशन। गोल्डमैन अंकल ने क्या बोला कि अगर एक मेम्ब्रेन अलग अलग आयंस या डिफरेंट आयंस के लिए परमिएबल है तो जो हमारा डिफ्यूजन पोटेंशियल होगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, आरएमपी भी बोल रहे हैं, ठीक है, डिफ्यूजन पोटेंशियल जो होगा वो डिपेंड करेगा किस किस पे, सबसे पहले तो मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन पर, कि वो आयन मेम्ब्रेन के मतलब वो आयन उस मेम्ब्रेन पर कितना परमिएबल है, परमिएबिलिटी पर। ठीक है, दूसरा परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू आयन, है ना, कि अगर मैंने देखा कि लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा परमिएबल है, वाटर सॉल्युबल कम परमिएबल है, ये सब तो मैंने डिफ्यूजन में पढ़ा था, लेकिन हमने देखा कि क्लोराइड ज़्यादा परमिएबल है, पोटेशियम कम परमिएबल है और सोडियम सबसे कम परमिएबल है। तो मेम्ब्रेन कितना परमिएबल है उस आयन के लिए, सबसे पहले इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, उस आयन का पोलैरिटी क्या है, और तीसरा, उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट या डिफ्यूजन पोटेंशियल, जब एक मेम्ब्रेन अलग अलग आयंस के लिए सेपरेटली या अलग अलग आयंस के लिए, बहुत सारे आयंस के लिए परमिएबल होता है तब। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट अंकल, जो कि है हमारे व्हाट इज दिस अंकल, ओके, गिब्स डोनर। गिब्स डोनर अंकल ने, देखो इनका खुद का रिलेशनशिप था टॉक्सिक। ठीक है, तो इनका पूरा एम जिंदगी का बच गया कि मैं सबको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो इन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बताना शुरू किया कि अगर एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लो तो जो टॉक्सिक बंदा है वो डिसाइड करेगा कि जो नॉन टॉक्सिक इंसान है वो क्या करेगा, कितना बाहर जाएगा, कितने देर तक बाहर जाएगा, किसके साथ जाएगा, किसके साथ बात करेगा। दैट इज गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम। मतलब गिब्स अंकल ने ये बताना चाहा कि जो इम्परमिएबल आयन है या नॉन डिफ्यूजिबल आयन है वो डिसाइड करेंगे डिफ्यूजिबल आयन कितना डिफ्यूज होंगे। वाह, नॉन डिफ्यूजिबल आयन या चार्ज डिसाइड करेंगे कि डिफ्यूजिबल आयन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दैट इज गिब्स डोनर अंकल का इक्विलिब्रियम कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजिबल आयन अक्रॉस द सेल इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन ऑन अनदर साइड। दिस इज गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम। वाइड, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है, हम अभी तक देख रहे हैं कि नर्स पोटेंशियल कितने का देगा। नर्स पोटेंशियल का मतलब है कि मुझे उस आयन को के जैसे हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, तो नर्स पोटेंशियल या नर्स प्रेशर भी वही है कि मुझे उस आयन के फ्लो को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि वो जो आयन बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है या अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है वो रुक जाए। तो डिफ्यूजन पोटेंशियल लेवल अक्रॉस द मेम्ब्रेन दैट एग्जैक्टली अपोजेस द नेट डिफ्यूजन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन थ्रू अ मेम्ब्रेन। अब अगर मैं पोटेशियम को रोकना चाह रही हूँ तो मुझे उस पोटेशियम को रोकने के लिए -94 मिलीवोल्ट का प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब वो पोटेशियम का मूवमेंट रुक सकता है, इज नर्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारे आरएमपी के बारे में। आप इसको और फैला करके लिखेंगे व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी एग्जाम। आप अलग अलग जितने भी हमने पढ़ा, पोटेशियम के लिए आप लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, सोडियम के लिए आप लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, इसके अलावा सोडियम पोटेशियम के पंप के लिए लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर आप तीनों का मिला करके डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि अगर आपको ये LAQ आता है तो इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर आप जो लॉज है या प्रिंसिपल्स है या जो हमारे क्या दिए हुए इक्वेशंस है इसके नाम लिखेंगे, फिर इसके नाम के आगे एक एक इक्वेशन को समझाएंगे। इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास डायग्राम है आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा RMP। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, सोडियम पोटेशियम पंप की अगर बात करें तो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जाम्पल है काजल दी? प्राइमरी एक्टिव का। प्राइमरी एक्टिव में मैंने और क्या क्या पढ़ा था? पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपेस पढ़ा था कि नहीं? पोटेशियम हाइड्रोजन, देख रहे हो, हाइड्रोजन पोटेशियम लिख के पोटेशियम हाइड्रोजन, और कैल्शियम एटीपेस। ये हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे किसके? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, सीधी सी बात है, मैंने तुम्हें एनर्जी दिया तो मेरा काम करवाओ, इतना सा काम है कि मैंने अपनी एनर्जी दे करके अपना काम करवाया। मैं दुकान में गया, दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार से सामान लिया, दैट्स इट, दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें तो ये एज अ SAQ आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और अगर आपसे ये SAQ पूछा जाएगा तो आपको इसको कुछ 4-5 हेडिंग्स में लिखना है। सबसे पहले लोकेशन, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके अलावा आप रेगुलेशन जोड़ सकते हैं। कुछ अगर आपको ड्रग्स के नाम पता है जो कि इनको ब्लॉक करते हैं, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं।
अब अगर हम सबसे पहले बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारी बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट है। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल दी सेल्स ऑफ द बॉडी, एवरी सेल ऑफ द बॉडी में ये है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की शॉर्ट में, तो इसको आप याद रखो नोकिया से, दैट इज सोडियम आउट एंड पोटेशियम इन, और ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सोडियम आउट, पोटेशियम इन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद हो गया ना? तो करेगा क्या, ये 3 सोडियम को फेंकेगा बाहर और 2 पोटेशियम को लेगा अंदर। दिस इज ऑल अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप, और ये साथ में होता है। अब सोडियम पोटेशियम पंप की बात करें, एक्टिविटी मतलब फंक्शन की बात करें, तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये सेल का वॉल्यूम मेंटेन करता है। समझो कि काजल दी क्या हो जाए अगर मैंने 3 सोडियम की जगह 2 सोडियम बाहर फेंका, तो होगा क्या कि एक कैटायन सोडियम ऐसे सॉल्यूट अंदर बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ सॉल्वेंट को खींचेगा। जब ये अपनी तरफ सॉल्वेंट को खींचेगा तो जो हमारा सेल का वॉल्यूम है बढ़ेगा। जितना एक्यूमुलेट होता जाएगा हमारा सॉल्यूट, उतना हमारे सॉल्वेंट को खींचता जाएगा। खींचते 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 हमारा क्या हो जाएगा, सेल स्वेलअप होगा, बर्स्ट हो जाएगा। जैसे हमारा एग्जाम के टाइम पे हाल होता है, हमारा पूरा साल एग्जाम होता है काजल दी, वही सेम बात है। इसके अलावा क्या, अगर हमने 3 सोडियम की जगह 2 सोडियम बाहर फेंका, 1 पोटेशियम अंदर लिया, इससे क्या होगा, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप का ग्रेडियंट है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा रहता है कि 3 सोडियम को बाहर फेंकने का रीज़न ये है और 2 पोटेशियम को अंदर लाने का रीज़न ये है कि अगर बराबर फेंक दिया होता, मतलब 3 पोटेशियम 3 सोडियम या 2 पोटेशियम 2 सोडियम, होता क्या कि अब जितना कैटायन अंदर जा रहा है उतना कैटायन बाहर जा रहा है, तो जो हमारा सेल है वो न्यूट्रल ही रह जाता। लेकिन हमको जो सेल चाहिए, सेल का पोटेंशियल चाहिए, वो नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए मुझे नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए मुझे 1 सोडियम बाहर ज़्यादा फेंकना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्टैब्लिश नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड दी सेल इज सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन। अब अगर हम बात करें इसके क्या कहते हैं साइड की, ठीक है, तो इसके साइड पे देखो, सबसे पहले हमारे पास आते हैं इसके 2 साइड्स है। पहले तो 2 यूनिट्स है, एक है अल्फा यूनिट और दूसरा है बीटा यूनिट, इसलिए इसको हेट्रोडाइमर बोलते हैं। 2 यूनिट का बना हुआ है, हेट्रो मतलब अलग अलग यूनिट्स है, तो हेट्रोडाइमर है। अब इसके होते हैं टोटल 2 साइड्स, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ साइड और दूसरा है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की तरफ साइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की तरफ इसके पास 2 साइड है, 2 साइड, एक तो है पोटेशियम जहाँ बाइंड करेगा, जहाँ 2 पोटेशियम आयन बाइंड करेंगे, और दूसरा है ओआबेन साइड। तो ओआबेन साइड इसका क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर ब्लॉकर। ओआबेन टॉक्सिन है जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देता है। ठीक, अब अगर हम बात करें किसकी, आईसीएफ की तरफ की, तो एक तो हमारे पास है एटीपी बाइंडिंग साइट जिसको हम फॉस्फोराइलेशन साइट बोल सकते हैं। दूसरा हमारे पास आते हैं 3 सोडियम की बाइंडिंग साइट, है ना, 3 सोडियम बाइंडिंग साइट, और तीसरा हमारे पास आता है एटीपेस बाइंडिंग साइट। ठीक, ओके, नाउ कम टू द टेक्स्ट पॉइंट। यही लिखा हुआ है ऊपर कि जो हमारी यूनिट्स है वो सबसे पहला क्या आता है हमारी यूनिट्स में, 2 यूनिट है। अल्फा यूनिट लार्जर होता है जिसका 1 लाख मॉलिक्यूलर वेट है, वाइल जो हमारा बीटा यूनिट है वो थोड़ा सा स्मॉलर है और इसका मॉलिक्यूलर वेट है काजल 55,000। ठीक, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो अल्फा यूनिट है इसके 2 साइड है, एक है ईसीएफ की तरफ साइड और एक है आईसीएफ की तरफ साइड। तो ईसीएफ की तरफ हमारे 2 साइड थे, एक पोटेशियम बाइंडिंग साइड जहाँ पे 2 पोटेशियम आयन बाइंड करेगा, और दूसरा था हमारे पास ओआबेन साइड जो कि नेचुरल ब्लॉकर था। ठीक, आईसीएफ की तरफ मेरे पास 3 साइड थे, एक एटीपी बाइंडिंग साइड जिसको फॉस्फोराइलेशन साइड बोल रहे थे, दूसरा हमारे पास उल्टा बोल दिया मैंने, एटीपीएस बाइंडिंग साइड था। ठीक है, और तीसरा था 3 सोडियम बाइंडिंग साइड और एक है एटीपी बाइंडिंग साइड। अब इसका अगर तुम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो ना, तो होता क्या है कि ये पूरा का पूरा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो प्राइमरी एक्टिव है, राइट। प्राइमरी एक्टिव मतलब मुझे एटीपी देना पड़ेगा, तो अब एटीपी देने के लिए मतलब एटीपी तोड़ने के लिए मुझे चाहिए एटीपीएस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटीपीएस का एक कंडीशन होता है कि मैं एक्टिव होऊंगा तब जब तुम मुझे 3 सोडियम और 1 एटीपी साथ में दोगे। ओके, जब तुमने 3 सोडियम और 1 एटीपी साथ में दिया तो जो हमारा एटीपेस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और एटीपेस का काम क्या है काजल दी, एटीपी को तोड़ दो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब जैसे ही टूट गया तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बॉन्ड, ये जो टूटने का जो बॉन्ड होता है, ये इतना एनर्जी रिलीज कर देगा कि जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, अल्फा स्ट्रक्चर बीटा स्ट्रक्चर, अल्फा स्ट्रक्चर में नहीं, वो क्या हो जाएगा, उसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा। और फ्लिपिंग के कारण वो क्या करेगा, जैसे ही बाहर की तरफ फ्लिप होगा, कॉन्फर्मेशन चेंज होगा, ये 3 सोडियम को बाहर फेंक देगा
और ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली सेम टाइम पे ये 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ उसी टाइम पे बाइंड करेगा और अंदर की तरफ ले लेगा, जैसे जैसे वो डीफॉस्फोराइलेट होने लगेगा। या आपने ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन में आधे टाइम तो यही लिखा हुआ है अल्टीमेटली कि जो हमारा एटीपेज है वो तब एक्टिवेट होगा जब 3 सोडियम और एटीपी उससे बाइंड होंगे। अब जैसे ही एटीपेज बाइंड हो गया तो एटीपी खुश हो गया। अब ये इसने क्या कर दिया, कैटलाइज कर दिया एटीपी को एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। नाउ जैसे ही हमने इसने ये काम किया, अब हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज हुआ। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ने क्या करवाया, कॉन्फर्मेशन में चेंज करवा दिया। ठीक है, कॉन्फर्मेशनल चेंज किसमें, जो हमारा प्रोटीन है। अब जैसे ही कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है क्या करेगा, जो हमारा पोटेशियम सोडियम है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। कॉन्फर्मेशन चेंज हुआ, जो हमारा सोडियम अंदर की तरफ था वो बाहर की तरफ चला गया। सेम टाइम पे 2 पोटेशियम आयन बाइंड होगा, जो कि हमारा कहाँ रिसेप्टर था अभी, ईसीएफ में। और जब ये जो हमारा सब यूनिट है डीफॉस्फोराइलेट होगा, मतलब अपने नॉर्मल कॉन्फर्मेशन पे आने लगेगा, ये 2 पोटेशियम को अपने साथ लेकर के आएगा और ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन में आते आते ये पोटेशियम को आईसीएफ की तरफ ले आएगा। दिस इज ट्रांसपोर्ट या दिस इज पूरा मैकेनिज्म। नाउ कम टू सोडियम पोटेशियम एटीपेज से रिलेटेड कुछ पॉइंट, जो कि है सोडियम पोटेशियम पंप मार क्या है, प्राइमरी एक्टिव है। दूसरा, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन में इम्बेडेड है, ये हमने देखा ना, ये हमारा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड प्रोटीन है। ओके, हेट्रोजीनस है और हेट्रोडाइमर है। ओके, हेट्रोजीनस और हेट्रोडाइमर मतलब जल्दी 2 अलग अलग सब यूनिट्स के बने हुए, राइट। इसके अलावा कपलिंग रेशियो 3:2 है, 3 सोडियम के लिए 2 पोटेशियम के लिए, तो 3:2 है। अब इसके रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन में अगर तुमको देखना है तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी वो तब बढ़ेगी जब हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, या जहां हमको एटीपी खर्चा करना है वहां पे सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी हमको ज़्यादा चाहिए। जैसे कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो या थायराइड हार्मोन का स्टिमुलेशन हो तब, इंसुलिन हार्मोन का स्टिमुलेशन हो तब, ग्रोथ हार्मोन का स्टिमुलेशन हो तब, एल्डोस्टेरोन का स्टिमुलेशन हो तब, तो इन सब हार्मोन्स के केस में हमारे पास क्या चाहिए, एटीपी का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होता है और एटीपी के हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होने के कारण जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी। वाइड कम होना मतलब ब्लॉक करना, तो सबसे पहला ब्लॉकर आता है ओआबिन। ओआबिन हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल ब्लॉकर है, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक करेगा। डिजिटैलिस भी सोडियम पोटेशियम ब्लॉकर है, ये एज अ ड्रग यूज होता है। ये आप क्लिनिकल में भी लिख सकते हैं कि डिजिटैलिस जो है वो सोडियम पोटेशियम ब्लॉकर की तरह काम आता है। नाउ डिजिटैलिस कौन से कैटेगरी में आता है यार, एकदम से दिमाग से उतर गया, चलो ठीक है देखते हैं। और इसके अलावा आता है डोपामीन। तो डोपामीन हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप का फिजियोलॉजिकल ब्लॉकर माना जाता है, तो फिजियोलॉजिकली डोपामीन ब्लॉक करेगा। ओआबिन ब्लॉकर आता है इसका, और इसके अलावा डिजिटैलिस ब्लॉकर है। तो ये तीनों ब्लॉकर है, ये तीनों सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम कर देंगे। वाइल व्हेन इट कम्स टू हार्मोन, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म ज़्यादा चाहिए, चाहे वो थायराइड हार्मोन, हमने पढ़ा है कि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी ज़्यादा चाहिए। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ के लिए चाहिए हमको इंसुलिन, ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज तोड़ने के लिए चाहिए, ग्लूकोज में तुड़वाने के लिए चाहिए। एल्डोस्टेरोन हमारे पास सोडियम की एक्टिविटी के लिए चाहिए। तो जितने भी हमारे मेनली ये मेजर ग्रोथ हार्मोन है जिसमें हमको मेटाबॉलिज्म चाहिए होता है, वो उन सब में हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप की जो एक्टिविटी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। तो यही टॉपिक बचा था ना, हो गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्रोथ हार्मोन जो था वो एग्जाम रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे आई होप कवर हो गए। और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट बचता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए अब हम अगले वीकेंड में फिर 44 to 50 मिनट्स के वीडियो में हम देख रहे होंगे नर्व मसल फिजियोलॉजी में, जहाँ तक 1 घंटे के आसपास के ड्यूरेशन में हो पाता है हम उसको पढ़ रहे होंगे। और तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।